नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस अध्ययन पर। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर देखा था, ये लेक्चर पढ़ा था, वह था वैदिक काल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदों के उदय के बारे में। तो हम लोग अपनी लूसेंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं। तो महाजनपदों के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों ने ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। ऋग्वैदिक काल में जब आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे बड़ी जो इकाई थी वो थी जन। ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में जो क्षेत्रीय इकाई प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी वह थी जनपद। और इसके बाद जो काल आया जिसे हम महाजनपद काल कहते हैं, या जो 600 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड था, उसके बाद हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो किस प्रकार से ये विकास हो रहा है आप देख सकते हैं। जन से जनपद और जनपद से महाजनपद आए भारतीय इतिहास में। वैदिक काल में जन, उसके बाद जनपद उत्तर वैदिक, और जो 600 ईसा पूर्व के बाद जो काल था उसमें महाजनपदों के उदय के बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं महाजनपदों का उदय। महाजनपदों के उदय के बारे में हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें इसकी जानकारी आगुंतर निकाय से मिलती है। तो देखते हैं, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय से मिलती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, 16 महाजनपद कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? आगुंतर निकाय से। और भी कुछ ग्रंथ हैं, जैसे जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। क्या? भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और आप लोगों ने पाणिनि की अष्टाध्यायी के बारे में सुना होगा। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी, उसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और एक बौद्ध ग्रंथ है महापरिनिब्बाण सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो कितने बौद्ध ग्रंथ? आगुंतर निकाय, महापरिनिब्बाण सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। तो यहाँ से हमें इस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो 16 महाजनपदों का उदय किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। जब आप लोग पढ़ते हैं वैदिक पीरियड, तो उसमें पशुपालन मुख्य पेशा था। और उसके बाद उत्तर वैदिक पीरियड में मुख्य पेशा कृषि हो गया। और उसके बाद जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं तो इस कालखंड में लोहे का प्रयोग होने लगा था। ठीक है। जैसे ही लोहे का प्रयोग होता है, उससे लोहे के औजारों में या लोहे के उपयोग से एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है इतिहास में, जिससे लोहे के औजारों से कृषि का उत्पादन बढ़ जाता है और कृषि अधिशेष होने लगता है। जब कृषि अधिशेष होता है, उससे क्या होता है, कृषि अधिशेष से जो व्यापार व्यवस्था है या व्यापार वाणिज्य का विकास होता है। व्यापार और वाणिज्य के विकास से हम देखते हैं कि नगरीय समाज की स्थापना होती है, नगरों का उद्भव होता है। जब नगरों का उद्भव होता है तो समाज में अलग अलग पेशे के लोगों का उद्भव होता है, जिसमें श्रेणी
इस कालखंड में श्रेणी या व्यापारी लोगों का उद्भव हुआ। तो हम इस प्रकार से धीरे धीरे बड़े बड़े नगरों के रूप में भारत में 16 नगर उभरे, जिन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, महाजनपद कहते हैं। और ये महाजनपद जो उपजाऊ भूमि थी, उपजाऊ भूमि वो थी गंगा घाटी में अधिकतर महाजनपद थे। अगर गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे इसकी बात करें, गंगा घाटी में महाजनपद कितने थे तो इसकी बात करें तो 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे। ठीक है, तो यही वह क्षेत्र था जहाँ पे कृषि अधिशेष या कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है और बड़े बड़े महानगरों का उद्भव होता है जो महाजनपद कहलाए। ठीक है, तो कृषि अधिशेष या लोहे के उत्पादन से महाजनपद या बड़े नगरों का उद्भव हुआ। ठीक है, तो इसकी जानकारी के बारे में हमने पढ़ लिया है कि आगुंतर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और पाणिनि की अष्टाध्यायी और महानिर्माण सूत्र में इसकी जानकारी मिलती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से बड़े महाजनपद थे। तो पहला महाजनपद जिसे अंग महाजनपद था, जिसकी राजधानी चंपा थी और यह भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है बिहार में, वहां पर था। इसके बाद मगध, जो बाद में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ, मगध था दूसरा, और इसकी राजधानी गिरबिज और कुछ समय बाद इसकी राजधानी राजगृह हुई और यह पटना में गया है, पटना गया के पास में है और यह बिहार राज्य में है। ठीक है, तो ये 2 महाजनपदों के बारे में देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और 16 महाजनपदों में से तीसरा महाजनपद अगर हम देखें तो यह काशी था और इसकी राजधानी थी जो वाराणसी थी। काशी इसकी राजधानी वाराणसी थी और वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में इसका यह आधुनिक जो वाराणसी है उसके आसपास के क्षेत्र में यह महाजनपद फैला हुआ था और यह उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, इसके बाद बस्त महाजनपद जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी और यह इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था, जो वर्तमान कौशाम्बी है। ठीक है, उसके आसपास में यह फैला हुआ था, यह उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला थी। ठीक है, वैशाली, विदेह या मिथिला, इसकी 2 राजधानी थी, वैशाली और विदेह। ठीक है, मिथिला भी क्षेत्र में आता और यह इसके बारे में अगर देखें तो बज्जी एक गणराज्य था। बज्जी क्या था, एक गणराज्य था। ठीक है, यहाँ पर एक से अधिक या एक गण का शासन था बज्जी में। और फिर इसके बाद कौशल श्रावस्ती और जो बज्जी महाजनपद है उसका क्षेत्र मुजफ्फरपुर से एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है, वर्तमान की फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आवंती जिसकी राजधानी उज्जैन या उज्जैनी और महेशमती, इसकी भी 2 राजधानी थी। तो 2 राजधानियों वाले बज्जी और आवंती, इस जो वर्तमान में यह मालवा में है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, जहाँ पे उज्जैन अभी भी है। ठीक है, आवंती और इसके बाद मल्ल की राजधानी कुशावती थी, कुशावती देवरिया और उत्तर प्रदेश में है यह। ठीक है, वर्तमान के उत्तर प्रदेश के देवरिया में है। फिर उसके बाद 9वां पांचाल अहिछत या कंपिलय, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के वर्तमान क्षेत्र में था यह। ठीक है, अहिछत, इसकी भी 2 राजधानियां थी। इसके बाद चेदी शक्तिमती इसकी राजधानी थी, बुंदेलखंड या उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बुंदेलखंड में है और बुंदेलखंड में इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ था, यह मध्य प्रदेश में भी है इसका। ठीक है, ये बुंदेलखंड में था लेकिन ये प्रॉपर अभी बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के रीजन में फैला हुआ था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है और यह आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के क्षेत्र में था। इसके बाद मत्स्य में की राजधानी विराटनगर थी और यह जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में
राजस्थान में था मत्स्य, ठीक है। कंबोज की राजधानी हट्टक थी। हट्टक जो क्षेत्र था, हजारा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सूरसेन मथुरा इसकी राजधानी थी। सूरसेन जो महाजनपद था, यहाँ के आसपास की राजधानी जो बोली भी थी वह सूरसेनी थी, ठीक है। आप लोगों ने हिंदी में सूरसेनी बोली के बारे में पढ़ा होगा या भाषा के बारे में पढ़ा होगा, तो यह सूरसेन महाजनपद था जो मथुरा के आसपास में था, और सूरसेनी भी मथुरा के आसपास में ही बोली जाती थी। मथुरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद असमक के बारे में पढ़ते हैं। असमक जिसकी राजधानी पोतन थी। पोतन गोदावरी नदी के घेर में, और दक्षिण भारत का यह एकमात्र महाजनपद है। दक्षिण का एकमात्र महाजनपद असमक है, ठीक है, तो याद रखना है। इसके बाद गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, और यह रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में तक्षशिला इसकी राजधानी थी, ठीक है। गांधार महाजनपद था। तो अभी हम लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में देख लिया है, ठीक है। 16 महाजनपदों में से बज्जी उसके बाद गणराज्य था, और मल्ल गणराज्य था। बज्जी गणराज्य, इसके बाद मल्ल गणराज्य, काशी ये है मल्ल, तो ये भी गणराज्य था। और इसके बाद पांचाल, इसके बाद कंबोज भी गणराज्य था, ठीक है। कंबोज भी गणराज्य था, और शाक्य गणराज्य के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये गणराज्य थे, मतलब यहाँ पे गण का शासन था, मतलब कई लोगों की परिषद यहाँ पर शासन करती थी। और अगर हम देखें तो 2 राजधानियों वाले जो महाजनपद थे उनसे भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कौशल की भी 2 राजधानी थी, एक श्रावस्ती और एक थी साकेत। साकेत अगर हमसे पूछा जाए तो किसकी राजधानी थी, तो यह कौशल की राजधानी थी, और इसकी भी 2 राजधानियां थीं, ठीक है। आवंती की भी 2 राजधानियां थी, उज्जैन और महिष्मती, ठीक है। और इसके बाद मल्ल की भी 2 राजधानी थी, कुशावती और पावापुरी या कुशीनगर। क्या था? कुशीनगर। पावापुरी भी मल्ल की राजधानी थी, पावापुरी या कुशीनगर, ठीक है। इसके बाद पांचाल आपने देख ही लिया, पांचाल इसकी भी 2 राजधानियां थी, ठीक है। और बज्जी की भी 2 राजधानियां थी। बज्जी की भी 2 राजधानी थी, वैशाली या विधि, ठीक है। तो ये महाजनपदों से इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। और महाजनपद काल में हम लोग जब व्यापार और वाणिज्य बढ़ता है तो हम लोग अन्य धर्म की उत्पत्ति भी होती है, जिसमें हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म की भी उत्पत्ति इस कालखंड में होती है, और इस कालखंड के साहित्य के बारे में हमें पाली और प्राकृतिक साहित्य से जानकारी मिलती है, ठीक है। इस समय के जो सिक्के थे उन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं, जिन्हें पंचमार्क कॉइन के नाम से भी जाना जाता है। आहत सिक्के इसी कालखंड में चलाए गए थे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे तो वह पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो अगली वीडियो जो हमारी होगी वह होगी बौद्ध धर्म पर या जैन धर्म पर, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।